Hello everyone, welcome to your own channel Calculus with IJ. This is Indervi Jolly and you will get the best content on this channel. तो आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी के 3 मार्कर्स। बोर्ड एग्जाम में 2024 के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में जितने भी प्रोबेबिलिटी के 3 मार्कर्स पूछे गए थे, सारे क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे। सो दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, तो कीप ऑन वॉचिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन साइमल्टेनियसली। जब हम एक पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करते हैं तो उस केस में 36 आउटकम्स आते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 टिल 1 6। इसी तरह 2 1 से लेके 2 6 तक, 3 1 से 3 6 तक, और ऐसे ही जाते जाते 6 1 से लेके 6 6 तक। तो टोटल आते हैं 36 आउटकम्स। तो उसमें से x जो है दैट डिनोट्स द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस। जैसे डाइस पे 1 1 आ रहा है तो 1 1 का एब्सोल्यूट डिफरेंस मतलब वी आर नॉट टेकिंग नेगेटिव साइन। वैसे भी 1 - 1 तो 0 ही होगा, बट अगर हम 1 2 लेते हैं तो 1 2 का जो डिफरेंस होगा that doesn't matter if you subtract 1 - 2 या 2 - 1, that is going to be absolute difference। तो डिफरेंस जो होगा वो 1 ही होगा, तो हमें सिर्फ एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना है। तो अब हम देखेंगे कि x जो है, जो भी नंबर्स आ रहे हैं उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस है। जैसे 1 1 का एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा 0, 1 2 का होगा 1, 1 3 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 2 मिलता है, 1 4 को सब्ट्रैक्ट करने से 5 मिलता है। तो अगर हम देखें तो कि हमें मैक्सिमम वैल्यू सब्ट्रैक्शन में कितनी मिलती है, मिनिमम तो 0 मिलेगी और मैक्सिमम कितनी मिलेगी, जब हम 1 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मैक्सिमम 5 मिलेगा, उससे ज़्यादा डिफरेंस हमें नहीं मिलेगा। तो x की जो वैल्यूज़ हैं वो है एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस। दैट मीन्स जो x की वैल्यूज़ होंगी वो या 0 हो सकते हैं, या 1 या 2 या 3 या 4 या 5। इस केस में हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x फाइंड आउट करना है। तो पहले हम देखते हैं कि जो x की वैल्यू 0 होगी तो उस केस में फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। 0 तो तभी होगी ना जब दोनों नंबर सेम होंगे, तो सिर्फ डबलेट्स के केस में ही होगा। दैट मीन्स फेवरेबल आउटकम्स होंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। तो उस केस में जब फेवरेबल आउटकम 6 आ गए तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, वो होगी 6/36। तो बाद में देखते हैं इसको रिड्यूस करना है कि नहीं, तो वैसे कर लेते हैं तो 1/6 हो जाएगी। जब एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 है, मतलब जो दो नंबर्स आ रहे हैं डाई के टॉप पे तो उनका डिफरेंस 1 है, वो किस किस केस में पॉसिबल है। अगर हम देखें 1 2 के केस में डिफरेंस 1 है, देन 1 3 1 4 1 5 1 6 इसमें तो आएगा नहीं। देन 2 1 के केस में डिफरेंस इज 1, देन 2 2 में तो नहीं आएगा, 2 3 के केस में डिफरेंस इज 1, देन इस रो में 2 4 2 5 2 6 किसी में नहीं आएगा, 3 1 3 2। तो 3 2 के केस में जो डिफरेंस है दैट इज 1, देन 3 3 में नहीं आएगा बट 3 4 के केस में आएगा, और 3 5 3 6 में तो नहीं आएगा। देन 4 वाली रो को लेते हैं, उसमें 4 3 वाले केस में आएगा 4 3, देन 4 5 वाले केस में आएगा, यहीं पे लिख देते हैं 4 5। देन 5 वाली रो में अगर हम देखें तो 5 4 वाले केस में आएगा, देन 5 5 5 6 में भी आएगा, तो 5 6। और अगर हम 6 वाली रो में देखें तो 6 5 के केस में आएगा। तो टोटल 10 आउटकम्स आ रहे हैं जिसमें डिफरेंस इज 1, तो 10/36 हो जाएगा। इसको बाद में रिड्यूस कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि डिफरेंस 2 किस किस केस में आएगा। अगर हम फर्स्ट से ही स्टार्ट करें तो 1 3 के केस में डिफरेंस इज 2, देन 1 वाली कोई भी फर्स्ट रो में और कोई नंबर में नहीं आएगा, देन 2 3 2 4 2 4 के केस में डिफरेंस इज 2, क्योंकि 2 - 4 इज -2, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना है जो कि 2 होगा। देन 2 5 2 6 में नहीं आएगा। देन अगर 3 1 देखें तो 3 1 में डिफरेंस इज 2, 3 2 3 3 3 4 3 5 3 5 के केस में डिफरेंस इज 2, देन 3 6 में नहीं आएगा। देन 4 के केस में देखें
तो 4 2 के केस में डिफरेंस इज 2, 4 3 में नहीं आएगा, 4 4 4 5, 4 6 के केस में अगेन डिफरेंस इज 2। देन 5 वाली जब हम रो देखते हैं तो 5 3 के केस में डिफरेंस 2 आएगा। देन 6 वाली रो जब हम देखेंगे तो उस केस में आएगा 6 4 के केस में। तो ये टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटकम्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 8/36। इसमें ये भी चेक करते जाते हैं, टोटल आउटकम्स देखो 36 होने चाहिए। अभी तक हमें मिले हैं 8 + 6 14, 14 + 10 24, 12 रहते हैं अभी। 3 देखते हैं किस किस केस में आता है। तो ये सारे आउटकम्स मैंने लिख दिए हैं। जब 3 डिफरेंस आएगा कौन कौन केसेस में आएगा, 1 4 2 5 3 6 5 2 4 1 6 3। तो ये टोटल 6 केसेस हो रहे हैं, तो इसमें आएगा 6/36। और ये जब 4 आएगा एब्सोल्यूट डिफरेंस, तो वो केसेस हैं 1 5 2 6 5 1 6 2 विच इज़ 4/36। और ये जो डिफरेंस 5 आ रहा है वो सिर्फ 2 आउटकम्स के केस में आ रहा है, 1 6 एंड 6 1 के केस में। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 2/36। अगर हम सारे ऊपर वाले नंबर्स को काउंट करें तो ये टोटल 36 बन रहा है। दैट मीन्स हमारा कोई भी इवेंट जो है वो स्किप नहीं हुआ है। तो ये बन गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इसको प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के फॉर्म में लिख देते हैं। तो टेबल्स बनाने के लिए हम एक कॉलम में लेंगे x और एक में लेंगे px। तो x जो होगा 0 1 2 3 4 एंड 5 आ रहा है, और जो px होगा फर्स्ट वाला आएगा 1/6 और सेकंड वाला 10/36। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 5/18 आएगा। तो इसी में लिख सकते हो 10/36 इज इक्वल टू 5/18। फिर 8/36 जब हम इसको कैंसिल करेंगे 4 से कैंसिल करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, तो 2/9 आएगा। देन वी हैव 6/36, तो इसको जब लिखेंगे 1/6 आएगा। 4 के केस में 4/36 रिड्यूस करेंगे तो 1/9 आएगा। एंड जो लास्ट वाला है 2/36, तो इसको रिड्यूस करेंगे तो ये 1/18 आएगा। और इसमें सम ऑफ px जो होगा वो होगा 1। तो ये बन गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन, chances of PQ and R getting selected as CEO of a company are in the ratio 4:1:2 respectively। मतलब P के सिलेक्ट होने का चांस है 4 वाला जो पार्ट है, Q का 1 है और R का है 2। तो तीनों का इंडिविजुअली चांस हम कैसे निकालेंगे वो अभी देखते हैं। Probabilities for the companies to increase its profit from the previous year under the new CEO PQ और R are 0.3, 0.8 एंड 0.5 रिस्पेक्टिवली। मतलब नए CEO के आने के बाद प्रोबेबिलिटी के प्रॉफिट इंक्रीज होएगा, तीनों के प्रॉफिट गिवन है। इफ द कंपनी इंक्रीज द प्रॉफिट्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, तो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्यू टू अपॉइंटमेंट ऑफ R एज CEO। तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए इजीएस्ट वे क्या है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन सा इवेंट एक्चुअली अकर हुआ है। तो यहाँ पे कंपनी इंक्रीज्ड द प्रॉफिट्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, ये अकर हुआ है, तो इसको ले लेंगे। जो इवेंट अकर हुआ है ए ले लेंगे। तो यहाँ पे PQR की जो प्रोबेबिलिटी के चांसेस है 4:1:2 है। सम ऑफ रेशोज जो होगा 4 + 1 + 2 विच इज 7। तो प्रोबेबिलिटी E1 ले लो कि P इज सिलेक्टेड, E2 ले लो Q इज सिलेक्टेड एंड E3 इवेंट ले लो R इज सिलेक्टेड। मतलब ये जो होते हैं ना, जो भी E1 E2 E3 शुरू में जो भी जैसे PQR के सिलेक्ट होने के, तो उसको E1 E2 E3 ले लिया करो। फिर उनकी प्रोबेबिलिटीज़ हमें पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो होगा, अगर कुछ भी ना गिवन हो तो इक्वल प्रोबेबिलिटीज़ होती है। यहाँ पे हमें रेशो गिवन है, अगर रेशो ना गिवन होती तो हम तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 1/3 लेते। तो यहाँ पे 4 है, जो P के कॉरेस्पॉन्डिंग 4 है एंड सम ऑफ रेशियोज इज 7, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो जाएगी
1/7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 हो जाएगी 2/7। फिर ए उस इवेंट को ले लिया करो जो कि अक्कर हुआ है। तो ए इवेंट क्या होगा, कंपनी इंक्रीज्ड द प्रॉफिट्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर। तो अब सबसे पहले हम निकालेंगे AE1। AE1 मतलब कंपनी इंक्रीज्ड इट्स प्रॉफिट फ्रॉम प्रीवियस ईयर, मतलब वो E1 की वजह से होगा। तो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू सिलेक्शन ऑफ P, तो वो है 0.3, ये हमें गिवन है। और जो AE2 होगा वो हमें गिवन है 0.8, और जो AE3 होगा वो भी हमें गिवन है विच इज़ 0.5। अब हमें बेस थ्योरम यूज़ करना है। तो बेस थ्योरम में ऊपर तो लेते हैं फेवरेबल आउटकम और नीचे लेंगे जो है फेवरेबल आउटकम और नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि प्रोबेबिलिटी इट इज़ ड्यू टू अपॉइंटमेंट ऑफ RS CEO। AE3 है ना, तो इसको फ्लिप कर देंगे, E3A हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3A के इसके R जो है ना, RS CEO सिलेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी है उसको हमने E3 लिया है। तो E3 के सिलेक्ट होने की वजह से प्रॉफिट इंक्रीज हुए हैं। तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा AE3, क्योंकि ये फेवरेबल आउटकम है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सारे। अब नीचे ना सभी के प्रोबेबिलिटी ले लिया करो जितने भी हमारे सैम्पल स्पेस में, क्योंकि ये 3 टोटल आउटकम्स हैं, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी और साथ में तीनों का जो है मतलब प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है ड्यू टू देयर सिलेक्शन, उसके साथ मल्टीप्लाई करके टोटल प्रोबेबिलिटी ले लिया करो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ AE2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ AE3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। तो सारी वैल्यूज पुट करते हैं। AE3 की वैल्यू है 0.5 एंड इसको ना ऐसा करते हैं, डेसिमल हटा देते हैं सबके, तो क्या होगा, सबका डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो 5/10 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज़ 2/7। यहाँ पे नीचे वाला जो है फर्स्ट टर्म आएगा AE1। AE1 इज़ 0.3 विच इज़ 3/10 इंटू E1 की जो प्रोबेबिलिटी थी वो थी 4/7 प्लस AE2 है 0.8, तो 8/10 हो जाएगा इंटू जो E2 की प्रोबेबिलिटी है वो है 1/7। लास्ट वाला यही होगा 5/10 इंटू 2/7। अब देखो सबके डिनोमिनेटर में 70 आ रहा है, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। न्यूमरेटर में हमारे पास बचा 10 और डिनोमिनेटर में 12 प्लस 8 प्लस 10, तो 10/30 आ गया। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 1/3, सो विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेस थ्योरम का है। यहाँ पे लिखा है कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स इज लॉस्ट। 52 कार्ड्स में से एक कार्ड हो गया है लूज। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, और वो कार्ड जो होगा वो होगा किंग। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड बीइंग अ किंग। तो यहाँ पे जो इवेंट एक्चुअली अक्कर हुआ है कि जब हमने रिमेनिंग कार्ड्स में से, मतलब 51 कार्ड्स बच गए, उसमें से एक कार्ड निकाला, तो वो कार्ड है किंग। तो हमें देखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड बीइंग अ किंग। तो शुरू के हमारे कार्ड्स के जो इवेंट होंगे E1 E2, तो वो होंगे लॉस्ट कार्ड इज अ किंग, और दूसरा इवेंट होगा लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ किंग। किंग जो होते हैं टोटल 52 में से 4 कार्ड्स होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो जाएगा 4/52। जब इसको कैंसिल करेंगे 1/13 आएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो जाएगा 1 - 1/13, क्योंकि ये दोनों जो हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं, दोनों का सम 1 होता है, तो ये आ जाएगा 12/13। अब ए इवेंट उसको ले लेते हैं जो कि एक्चुअली अक्कर हुआ है। तो एक्चुअली अक्कर हुआ है कि रिमेनिंग कार्ड्स में से जो कार्ड ड्रॉ हुआ है वो किंग है। किंग इज ड्रॉन फ्रॉम रिमेनिंग 51 कार्ड्स। तो 51 कार्ड्स में से किंग ड्रॉ हुआ है। अब हम इसमें
E1 निकाल चुके हैं, E2 निकाल चुके हैं। जो इवेंट एक्चुअली अकर हुआ है उसको लेके AE1 निकाल लेते हैं। AE1 होगा कि जो रिमेनिंग कार्ड्स हैं ना उसमें से किंग ड्रॉ हुआ है और 51 कार्ड्स में से, जबकि जो कार्ड लूज हुआ है वो भी किंग था। तो अब हमारे फेवरेबल आउटकम्स, क्योंकि एक किंग कार्ड जो है वो लूज हो चुका है तो हमारे पास 4 की बजाय अब 3 किंग्स हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स 3 होंगे और टोटल आउटकम्स 51, क्योंकि एक कार्ड लूज हो चुका है। प्रोबेबिलिटी ऑफ AE1, किंग की प्रोबेबिलिटी व्हेन लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ किंग। अब कोई भी किंग लूज नहीं हुआ है तो हमारे पास 4 के 4 किंग्स हैं, बट टोटल कार्ड्स में से एक कम है। हमें निकालना क्या है बेस थ्योरम से, तो यूजिंग बेस थ्योरम we need to find के probability of lost card being a king। lost card being a king मतलब E1 की निकालनी है probability। तो E1 जो होगा with respect to A के A अक्कर हुआ है ये निकालेंगे, तो फेवरेबल आउटकम में E1 वाला आउटकम लेंगे, तो उसमें हम AE1 इंटू E1 लिखते हैं और नीचे दोनों इवेंट्स लिख देंगे, probability of AE1 probability of E1 प्लस probability of AE2 probability of E2। जब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो फर्स्ट वाले में AE1 की वैल्यू है 3/51 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज 1/13, और डिनोमिनेटर में भी पहला टर्म यही है 3/51 इंटू 1/13 और दूसरी टर्म है 4/51 इंटू 12/13। तो इसमें 4/51 इंटू 12/13, तो इसमें क्या किया करो, डिनोमिनेटर सारे जो हैं वो कैंसिल कर दिया करो। जैसे 51/13 है ना, सबके नीचे ये हट जाएगा तो ऊपर 3 बचेगा, नीचे 3 प्लस 12 इंटू 4 इज 48, तो 3/51 बचेगा। 51 3 से कैंसिल हो जाता है तो ये हो जाएगा 1/17 इज द आंसर। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बायस्ड डाई इज ट्वाइस एज लाइकली टू शो एन इवन नंबर एज एन ऑड नंबर। डाई जो है, डाई में टोटल आउटकम्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, जिसमें से 3 ऑड होते हैं और 3 इवन होते हैं। क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि डाई बायस्ड है, इसीलिए उसमें इवन नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑड नंबर के कंपैरेटिवली डबल है। तो इफ सच अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सिक्सेस। नंबर ऑफ सिक्सेस की हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है, फिर उसके बाद हमें मीन भी निकालना है। तो पहले तो शुरू वाला जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये गिवन है कि हमें इवन नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑड नंबर के कंपैरेटिवली डबल है। ऑड नंबर्स होते हैं 1 3 एंड 5। इन सब की प्रोबेबिलिटी को हम ले लेते हैं k। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 होगी, 4 होगी एंड 6 होगी, ऑड नंबर के कंपैरेटिवली उसकी प्रोबेबिलिटी डबल है, ये तो क्लियर है। अब देखो, क्योंकि इसके जो टोटल आउटकम्स है सभी की प्रोबेबिलिटी का सम जो होगा वो हमेशा 1 होता है, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6 जो होगा वो 1 होगा। 3 के केस में k आएगा, जैसे यहाँ पे k आएगा, यहाँ पे 2k, अगेन k, और यहाँ पे 2k, इसका k, इसका 2k इज इक्वल टू 1, तो ये 9k 1 आ जाएगा, तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/9। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 जो होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इज 2k, तो वो हो जाएगा 2/9 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 6 जो होगा वो हो जाएगा 1 - 2/9 विच इज इक्वल टू 7/9, क्योंकि हमारा सारा खेल ही क्वेश्चन में नंबर ऑफ सिक्सेस काउंट करने का है। अब x जो है वो ये ले लो 0 1 2। जैसे देखो x जो है वो नंबर ऑफ सिक्सेस है, जब हम डाई को 2 बार थ्रो करते हैं तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं। x इज इक्वल टू 0 मतलब किसी पे 6 नहीं आ रहा, जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, इनमें किसी पे भी 6 नहीं आ रहा। x इज इक्वल टू 1 का मतलब है एक ही 6 आ रहा है, जैसे 1 6 में एक ही 6 आ रहा है, 6 1 में एक ही 6 आ रहा है, 2 6 में एक ही 6 आ रहा है, एंड x इज इक्वल टू 2 मतलब 2 6 होंगे। अब जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो उस केस में प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब दोनों केसेस में 6 नहीं आ रहा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 बार लिखते हैं इसको, नॉट 6, तो 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी, नॉट 6 की है 7/9,
तो 7/9 इंटू 7/9 ये हो जाएगा 49/81। जब x इज इक्वल टू 1 होगा तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी x की। अब देखो इसमें ऐसे भी हो सकता है, दो केसेस हो सकते हैं, मतलब फर्स्ट डाई पे 6 आ रहा है और सेकंड पे नॉट 6, या फिर फर्स्ट पे नॉट 6 आ रहा है और सेकंड पे 6 आ रहा है। तो एक 6 होगा और एक 6 बार होगा, ये जो होगा 2 टाइम्स होगा, तो 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, क्योंकि देखो जब 6 नॉट 6 और या फिर आइदर और केसेस होते हैं ना, वो ऐड होते हैं, मतलब 6 नॉट 6 वाला केस एंड नॉट 6 एंड 6 वाला केस ऐड होंगे, तो वो 2 टाइम्स ही बन जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 है 2/9 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 6 है 7/9, तो ये हो जाएगा 7 4 28/81 हो जाएगा। जब x इज इक्वल टू 2 के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो आ रही है वो आ रही है, दोनों केसेस में 6 आ रहे हैं, तो 6 है 2/9 इंटू 2/9 विच इज इक्वल टू 4/81। अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में x एंड px लिखते हैं। x की वैल्यू 0 1 2 है, तो जो px की वैल्यु फर्स्ट केस में आ रही है वो है 49/81, सेकेंड केस में आ रही है 28/81 और थर्ड केस में आ रही है 4/81। अब जब इसका मीन निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया, ऑल्सो फाइंड द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मीन के लिए म्यू लेते हैं या एक्सपेक्टेशन ऑफ x, इसका फॉर्मूला होता है समेशन xi pxi, मतलब 0 को 49/81 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 को 28/81 प्लस 2 को 4/81 और इन सबको ऐड करेंगे, तो ये फर्स्ट वाली टर्म तो 0 हो गई, ये बन गया 28 + 8 विच इज़ 36/81 हो जाएगा। इसको हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा, क्योंकि हमारा मीन जो आया है वो आया है 36/81, जब 3 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 4/9, तो मीन का जो आंसर होगा दैट इज 4/9। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर a b आर सम कांस्टेंट्स। तो इस केस में हमें ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है। x की वैल्यूज है 1 2 3 4 5 एंड कॉरेस्पॉन्डिंग px की वैल्यूज है 0.2 a 0.2 b a b अननोन है। इफ द मीन और एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज 3, मीन हमें गिवन है, वैल्यूज ऑफ a एंड b निकालनी है एंड हेंस डिटर्मिन प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। सबसे पहले तो हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जब भी हमें गिवन होता है, एक चीज़ तो पता होती है कि सम ऑफ px जो होता है वो हमेशा 1 होता है, तो 0.2 प्लस a प्लस 0.2 प्लस b इज इक्वल टू 1, तो 0.2 प्लस 0.2 हो जाएगा 0.4, उस साइड जाएगा a प्लस a इज 2a, 2a प्लस b इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4 हो जाएगा 0.6। तो 0.6 में से अगर हम डेसिमल हटा लें, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, ये हो जाएगा 6/10, तो 3/5, 5 को उस साइड ले जाएं तो 10a प्लस 5b इज इक्वल टू 3 इज आर फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा हमें गिवन है कि इसका जो मीन है उसकी वैल्यू है वो है 3, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x या मीन जो होता है वो इस केस में 3 गिवन है, तो इसकी वैल्यू होती है सम ऑफ xi pxi इज इक्वल टू 3। सम ऑफ xi pxi मतलब दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ऐसे करके मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाना है। तो 1 इंटू 0.2 इज 0.2, 2 इंटू a इज 2a, 3 इंटू a इज 3a, 4 इंटू 0.2 इज 0.8, 5b इज इक्वल टू 3। तो अगर हम इसको लें 5a प्लस 5b की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 0.8 प्लस 0.2 है वो तो 1 ही हो जाएगा, तो 3 माइनस 1, तो इससे हमें मिल गया 5a प्लस 5b की वैल्यू मिल गई 2 विच इज़ इक्वेशन 2। अब हम देखो इसमें भी 1 में भी 5b है, तो 1 माइनस 2 कर देते हैं, तो 10a प्लस 5b इज इक्वल टू 3 एंड 5a प्लस 5b इज इक्वल टू 2। जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो यहाँ पे आएगा, ये दोनों टर्म्स कट गई बी वाली, तो 5a इज इक्वल टू 1 आ गया, तो इससे a की वैल्यू आ गई 1/5। अब a की वैल्यू किसी एक में पुट कर दो, सेकंड में पुट कर देते हैं, तो 5 इंटू 1/5 प्लस 5b होगा 2, ये 5 इंटू 5 1 हो जाएगा, 1 उस साइड जाके सब्ट्रैक्ट होगा 1 होगा, तो 5b इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू भी आ गई 1/5। तो ये तो हमें मिल गया, ए बी की वैल्यूज हमें मिल गई। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 निकालना है। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 में x3 प्लस x4 प्लस x5 ऐड करना पड़ेगा, चाहे इसका कॉम्प्लीमेंट ले लो। अगर कॉम्प्लीमेंट लोगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3 हो जाएगा, उसमें कम टर्म्स लेनी पड़ेंगी। लेस देन 3 मतलब या तो 1 होगा या 2 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 जो है, इवन अगर 3 के साथ भी ले लेते फिर भी इजी था, a प्लस 0.2 प्लस b था, तो वैल्यूज तो थी हमारे पास। p1 है 0.2 एंड p2 है a, तो a की वैल्यू 1/5 हमें मिल चुकी है। 0.2 को भी 2/10 लिख लो, विच इज अगेन 1/5, तो 1/5 प्लस 1/5 2/5, तो आंसर इज 3/5। तो जो हमें फाइंड आउट करना था वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन था, तो उससे हमने ए बी की वैल्यूज निकाल ली, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 निकालना था, जो कि हमारा आंसर है 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैग 1 है, उसमें है 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, एंड बैग 2 में है 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। 2 balls are transferred at random from bag 1 to bag 2, and then a ball is drawn at random from bag 2. Find the probability that drawn ball is red in color. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बैग 1 जो है और बैग 2 है, इसमें दोनों में रेड एंड ब्लैक बॉल्स हैं, तो 3 रेड है, इसमें 4 ब्लैक, टोटल बॉल्स हैं 7। सेकेंड बैग में 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स हैं, और टोटल बॉल्स इसमें भी है 7। अब क्वेश्चन में बोला है कि 2 बॉल ट्रांसफर हुई हैं फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। बैग 1 से बैग 2 में 2 बॉल्स ट्रांसफर हुई है, एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग 2। तो पहले तो हम देखेंगे कि कौन कौन से केसेस बन सकते हैं, कौन सी 2 बॉल्स ट्रांसफर हो सकती हैं। तो E1 ले लेते हैं, 2 रेड बॉल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2, तो 1 to 2 में 2 रेड बॉल्स ट्रांसफर हुई हैं। और E2 ले लेते हैं, 2 ब्लैक बॉल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। और E3 ले लेते हैं, 1 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। अब हम इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो होगा, क्योंकि 2 बॉल्स इकट्ठी ट्रांसफर हुई है ना, तो वो कॉम्बिनेशन से होगा, क्योंकि हमने 1 by 1 नहीं ट्रांसफर करी, तो वो इकट्ठी ट्रांसफर हुई है। तो अगर रेड बॉल्स ट्रांसफर होंगी तो वो हम कैसे लेंगे, टोटल 7 बॉल्स में से 2 बॉल्स ट्रांसफर हुई है, और जो न्यूमरेटर होगा 3 रेड है, तीनों में से 2 ट्रांसफर हुई है, तो 3C2 इंटू जो 4 ब्लैक बॉल्स है उसमें से कोई भी बॉल ट्रांसफर नहीं हुई। अगर हम इसमें 7C2 देखो सबके नीचे आएगा, 7C2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 7C2 होता है 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो इसको 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख लेते हैं। नीचे 7 माइनस 2 5 फैक्टोरियल तो आएगा ही, और 2 आएगा, तो ये आ जाएगा 21, डिनोमिनेटर इज 21। अब 3C2 जो होता है वो 3 ही होगा, और 4C0 तो 1 होगा अपॉन 21। अभी के लिए इसको ऐसे ही रखते हैं, 3/21। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो होगा वो है, क्योंकि 2 ब्लैक बॉल्स ट्रांसफर हुई है, तो 2 ब्लैक मतलब 4 ब्लैक में से 2 ब्लैक और रेड में से कोई भी नहीं, अपॉन 7C2 होगा। 7C2 की वैल्यू तो 21 ही आएगी। 4C2 देख लेते हैं, 4C2 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, नीचे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 6। तो आंसर इज 6/21। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 निकालेंगे, मतलब 1 रेड और 1 ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई है, तो 3 में से 1 रेड और 4 ब्लैक में से 1 ब्लैक
अपॉन 7c2। अब जो 3c1 होगा, 3c1 इज 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और नीचे 2 फैक्टोरियल आएगा तो ये 3 ही होगा सिंपली। और 4c1 जो होगा, क्योंकि nc1 जो होता है ना वो n ही होता है, तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल जब लेंगे तो वो 4 ही होगा। इसको याद रखो कि nc1 यहाँ पे 1 होना तो ये n ही होगा, तो ये 4 होगा और नीचे 21 विच इज 12 अपॉन 21। अब हमें निकालना है बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बैग टू। तो सबसे पहले ए है 1 बॉल इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ड्रॉन बॉल इज रेड इन कलर। दैट मीन्स जो बॉल ड्रॉ हुई है ना वो रेड कलर की है। तो ए इवेंट जो अक्कर हुआ है वो है कि रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम टू बैक टू। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ AE1 हो जाएगा, मतलब रेड बॉल ड्रॉ हुई है जब रेड बॉल्स ट्रांसफर हुई थी उसमें। तो रेड बॉल, अब देखो यहाँ पे 2 रेड बॉल्स ट्रांसफर हुई थी, तो यहाँ पे टोटल 5 रेड थी तो 7 हो जाएंगी रेड, और ब्लैक तो 2 ही रहेंगे और टोटल बॉल्स 9 हो जाएंगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ AE2 होगा, यहीं पे लिख लेते हैं AE2, मतलब रेड बॉल जो है वो सेकेंड बैग में से निकली है। AE2 होगा ब्लैक बॉल निकली है, क्योंकि उसमें 2 ब्लैक आ गई ना तो 4 हो जाएंगी ब्लैक, तो 4। तो यहाँ पे हमें रेड बॉल की निकालनी है प्रोबेबिलिटी, रेड तो 5 ही रहेंगी तो 5/9। फिर हमें निकालना है AE3। जब एक रेड एंड एक ब्लैक ट्रांसफ़र हुई है तो ये 6 हो जाएंगी, ये 3 हो जाएंगी और ये 9 हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रेड तो 6 है तो ये होगा 6/9। फिर हमें ड्रॉन बॉल इज रेड इन कलर, तो हमें ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो दिस इज नॉट बेस थ्योरम। अगर ये लिखा होता है ना कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज रेड इन कलर when 2 red balls are transferred from bag 1 to bag 2 या 2 black balls, ऐसा कुछ केस गिवन होता तो बेस होता। यहाँ पे थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी है। थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब हमें सिर्फ जो बेस थ्योरम का डिनोमिनेटर है ना वही फाइंड आउट करना है। तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ AE1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ AE2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ AE3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। सो दिस इज, तो इसको ना कैंसिल करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसको कैंसिल कर ही लेते हैं। ये 1/7 आ जाएगा, ये 2/7 आ जाएगा, ये 4/7। तो 1/7, ये 1/7 इंटू 7/9 प्लस ये होगा 2/7 इंटू 5/9 प्लस 4/7 इंटू 6/9। तो डिनोमिनेटर सबका 63 है, तो 63 जब हम डिनोमिनेटर में लेंगे तो इसको मैं थोड़ा सा हटा देती हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगी, डिनोमिनेटर सबका 63 है तो ऐसे ही रख रही हूँ, कैंसिल नहीं कर रही। ऊपर 7 प्लस 10 प्लस 24, 7 प्लस 5 इंटू 2 10 प्लस 6 इंटू 4 24, 41/63 is the answer. Next question. Urn contains 3 red and 2 white marbles. 2 marbles are drawn one by one with replacement from the urn. Find the probability distribution of number of white balls and find the mean. ये balls की जगह marbles ही होगा या marbles की जगह ball होगा, तो वो एक ही चीज़ है, तो यहाँ पे भी marbles ले लो। बेसिकली हमें क्या गिवन है, अर्न में है 3 रेड है बॉल्स या मार्बल्स एंड 2 वाइट मार्बल्स हैं, तो टोटल हो गए 5 मार्बल्स। अब इसमें हमने क्या किया है, 2 मार्बल्स आर ड्रॉन वन बाय वन विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द अर्न। तो जो 2 मार्बल्स ड्रॉ किए हैं तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स। अब 2 मार्बल्स जो ड्रॉ किए हैं तो x क्या है, x रैंडम वेरिएबल है, x इज नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स। तो जो 2 मार्बल्स हमने लिए हैं तो उसमें से ये भी हो सकता है ना कि कोई भी वाइट ना हो या एक वाइट हो या 2 वाइट हो, तो
तो x की वैल्यू होगी 0, 1, 2। जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या होगी, मतलब नॉन वाइट होगा, नॉन वाइट है रेड, तो 3/5 होगी। और फिर से हमने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हमने जो मार्बल निकाला है ना उसको फिर से रिप्लेस कर दिया, तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी भी 3/5 होगी विच इज़ 9/25। जब x इज इक्वल टू 1 होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x होगी, जैसे पहला एक वाइट होगा, जैसे ये वाइट हो और दूसरा नॉन वाइट हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, या फिर ऐसे हो सकता है कि पहले वाला रेड हो और दूसरे वाला वाइट हो। पहला वाला जो वाइट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/5, क्योंकि उसको रिप्लेस कर ही दिया, तो रेड की प्रोबेबिलिटी भी 3/5 होगी। तो इसमें भी 3/5 इंटू 2/5 आ रहा है, तो बेसिकली ये जो 6/25 है ना, दो बार आ रहा है विच इज़ 12/25। x इज इक्वल टू 1 मतलब दोनों के दोनों वाइट मार्बल्स ड्रॉ हुए हैं, तो उस केस में जो प्रोबेबिलिटी होगी, वाइट की प्रोबेबिलिटी है 2/5 इंटू 2/5 विच इज़ 4/25। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगा उसमें x px, x की वैल्यू है 0, 1, 2। जब x इज इक्वल टू 0 है तो इसकी वैल्यू है 9/25। 1 पे प्रोबेबिलिटी है 12/25 एंड इस पे है 4/25। तो देखो 16/25 आ रहा है ना, टोटल जो है 16 + 9 25/25 1 ही आ रहा है। तो अब हमें मीन निकालना है, तो मीन जो होगा वो होगा समेशन xi pxi, मतलब ये सारी वैल्यूज़ को ना कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते जाओ और ऐड करते जाओ। 0 इंटू 9/25 प्लस 1 इंटू 12/25 प्लस 2 इंटू 4/25, सो दिस बिकम्स 12 प्लस 8/25 विच इज़ 20/25। तो फाइनल आंसर कैंसिल होके होगा 4/5। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्ड इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। एक ही कार्ड ड्रॉ किया है। इवेंट्स ए एंड बी आर डिफाइंड एज अंडर, तो ए है गेटिंग अ कार्ड ऑफ डायमंड, बी है गेटिंग अ क्वीन। डिटर्मिन वेदर द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट। इंडिपेंडेंट के लिए हम क्या चेक करते हैं, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हमारी कंडीशन क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA इंटू PB होता है। अब देखो A तो हमें गिवन है, गेटिंग अ कार्ड ऑफ डायमंड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या हो जाएगा, डायमंड्स जो होते हैं वो टोटल 13 होते हैं, तो ये हो जाएगा 13/52 विच इज़ 1/4। गेटिंग अ क्वीन है B, तो 4 क्वींस होती हैं, 4/52 विच इज़ 1/13। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा 1/4 इंटू 1/13 विच इज़ 1/52। अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। जब ए है डायमंड और बी है क्वीन, तो ए इंटरसेक्शन बी होगा क्वीन ऑफ डायमंड्स, डायमंड की क्वीन तो एक ही होती है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी हो जाएगा 1/52। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो था वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल आ गया। देयरफॉर इवेंट्स आर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो यही पूछा था हमें, कंडीशन लिख दिया करो एक बार, तो प्रॉपरली स्टेप्स के साथ कर लिया करो। सो दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन द 3 थ्रोज ऑफ अ डाइस। तो 3 थ्रोज का लेने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, x जो होगा रैंडम वेरिएबल होगा, मतलब 3 बार हमने थ्रो किया है ना, तो केसेस क्या क्या हो सकते हैं, तीनों में से किसी में भी डबलेट नहीं आ रहा है, एक में डबलेट आ रहा है, टू में डबलेट आ रहा है, या तीनों में डबलेट आ रहा है। तो सबसे पहले ई ले लो, इवेंट ऑफ गेटिंग डबलेट। डबलेट क्या होता है, डबलेट होता है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो 6 डबलेट्स होते हैं टोटल 36 आउटकम्स में से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट हो जाएगी 6/36 विच इज़ 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग डबलेट ई डैश हो जाएगा 1 - 1/6 विच इज़ इक्वल टू 5/6।
अब x जो है रैंडम वेरिएबल है, वो है नंबर ऑफ डबलेट्स। क्योंकि हमने 3 बार थ्रो किया है ना, तो ऐसे भी हो सकता है किसी में भी डबलेट नहीं आ रहा है, एक में डबलेट आ रहा है, 2 में आ रहा है, या तीनों में डबलेट आ रहा है। जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो उस केस में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या होगी, मतलब तीनों में डबलेट नहीं आ रहा, पी डैश इंटू पी डैश, तीनों आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, तो उस केस में तीनों की प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट हो जाएगी। और साइमल्टेनियसली अकर कर रहे हैं तो ये 5/6 होल क्यूब हो जाएगा। जब हम x इज इक्वल टू 1 लेंगे, इसको 125/216 लिख सकते हो। जब x इज इक्वल टू 1 लेंगे, इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही डबलेट आ रहा है, तो वो 3 केसेस बनेंगे। जैसे इसमें डबलेट आ जाए e और ये दोनों में डबलेट ना आए, या फिर होगा ई डैश ई डैश, या फिर होगा कि ई डैश ई, थर्ड केस में डबलेट आ जाए। तो ऐसे 3 केसेस बनेंगे। तो 3 टाइम्स, देखो हर एक में 2 बार नॉन डबलेट आ रहा है, तो 2 बार नॉन डबलेट लेंगे, और 1 बार डबलेट आ रहा है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज, क्योंकि प्लस होंगे और है ना, तो प्लस होंगे, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 3 75/216। जब हम x को 2 लेंगे, x को 2 का मतलब है 2 डबलेट आ रहे हैं। अब इसमें कैसे करोगे, इसमें ऐसे सोच लो कि 2 डबलेट अगर आ रहे हैं तो फर्स्ट वाला डबलेट नहीं आ रहा, तो ई डैश ई, या फिर और मतलब प्लस होता है, या फिर सेकंड वाला डबलेट नहीं आ रहा तो सेकंड वाला नहीं आ रहा, या फिर थर्ड नहीं आ रहा, फर्स्ट 2 डबलेट्स हैं। तो इसमें भी 3 केसेस हो गए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 में डबलेट आ रहा है तो 1/6 इंटू 1/6, और 1 में डबलेट नहीं आ रहा, तो ये हो जाएगा 15/216। अब हम लेंगे x को 3 लेने का मतलब है कि तीनों में डबलेट आ रहा है, तीनों में डबलेट आ रहा है, मतलब 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 विच इज़ 1/216। तो हमें इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना था। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए ऊपर x, नीचे px, x की वैल्यू 0 1 2 3 आ रही है, तो x जब 0 होगा px की वैल्यू होगी 125/216, एंड जब 1 होगा दिस इज 75/216, जब 2 होगा तो वैल्यू है 15/216, जब 3 होगा 1/216। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। E एंड F आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश इज 0.6, E यूनियन F इज 0.6, F एंड E डैश इंटरसेक्शन F डैश निकालना है। सबसे पहले तो PE डैश हमें 0.6 गिवन है, तो इससे हम PE निकाल लेंगे। PE होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ PE डैश विच इज़ 1 माइनस 0.6, जो कि हो जाएगा 0.4। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F गिवन है, तो E यूनियन F की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ 0.6। इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, PE प्लस PF माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। सो दिस इज एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब देखो E एंड F जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स गिवन है। अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F जो है वो PE इंटू PF हो जाएगा। दिस इज द कंडीशन फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो E यूनियन F की वैल्यू 0.6 है, E की वैल्यू है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ F हमें निकालना है, और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। सॉर्ट ऑफ इक्वेशन बनेगी, इसको उस साइड ले जाओ, 0.2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ F कॉमन ले लो, तो यहाँ से अंदर आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E, चाहे तो वही E डैश की वैल्यू निकाल लो या फिर ऐसे लगा लो, तो 0.6 आ जाएगा। तो 0.2/0.6 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F की वैल्यू हो गई 2/6 विच इज़ 1/3। तो ये पार्ट तो आ गया हमारा। अब हमें E डैश यूनियन F डैश निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश यूनियन F डैश, जब हम डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे, डी मॉर्गन लॉ क्या होता है कि A डैश यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट होता है।
तो ये E इंटरसेक्शन F का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। E इंटरसेक्शन F तो हमें पता ही है, तो इसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F लिख सकते हैं। तो ये हमने क्या किया, कोई भी इवेंट या उसके नॉट अक्कर करने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश 1 माइनस PE हो जाएगी। तो इस कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F हो जाएगी। अब दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F लिख सकते हैं। E की प्रोबेबिलिटी है 0.4, F की प्रोबेबिलिटी है 1/3, तो इसको भी 4/10 लिख लेते हैं। 0.4 इज 4/10 विच इज 2/5, तो 2/15 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर इज 13/15, तो इसका आंसर है 13/15। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा, क्योंकि इसमें बहुत सारे परसेंटेजेस गिवन है तो ध्यान से पढ़ना है। It is known that 20% of the students in a school have above 90% attendance and 80% of students are irregular। मतलब इसमें बेसिकली क्या गिवन है कि जो 90% से ऊपर अटेंडेंस वाले स्टूडेंट्स हैं और दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स हैं जिनका बिलो 90% है, वो इरेगुलर स्टूडेंट्स हैं। तो दो इवेंट्स हमें यहाँ से मिल गए। E1 है अटेंडेंस above 90% और E2 है स्टूडेंट इज इरेगुलर। और ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि देखो दोनों का सम 100% है, ये 20% है और ये 80% है। अब हम चलते हैं पास्ट ईयर रिजल्ट शो दैट 80% ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव अबव 90% अटेंडेंस एंड 20% ऑफ इरेगुलर स्टूडेंट्स गेट A ग्रेड इन देयर एनुअल एग्जाम। मतलब ये वाले जो स्टूडेंट है उसमें से 80% स्टूडेंट्स का A ग्रेड आता है, जो इरेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनमें से सिर्फ 20% का A ग्रेड आता है। एट द एंड ऑफ अ ईयर स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द स्कूल और उसका है A ग्रेड। तो A ग्रेड जो इवेंट अक्कर हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज इरेगुलर। तो क्लियर कट बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालेंगे, अबव 90% कितने स्टूडेंट्स का अटेंडेंस है 20%, तो 20/100 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा, स्टूडेंट इज इरेगुलर, 80% स्टूडेंट्स आर इरेगुलर, 80/100। और जो इवेंट अक्कर हुआ है वो क्या अक्कर हुआ है, स्टूडेंट हैज A ग्रेड। दैट मीन्स यहाँ पे हम निकालेंगे AE1 मतलब स्टूडेंट का A ग्रेड है एंड ही हैज़ अबव 90% अटेंडेंस। तो अबव 90% अटेंडेंस वाले स्टूडेंट्स में से 80% स्टूडेंट्स का A ग्रेड है, तो इसको सिंपली 80/100 ले लेंगे। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ AE2 मतलब इरेगुलर स्टूडेंट का A ग्रेड है, तो इरेगुलर स्टूडेंट में 20% का आता है A ग्रेड। अब हमें निकालना है, यूज़ करना है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम अप्लाई करके हमें देखना है कि प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट इज इरेगुलर, इरेगुलर मतलब E2A निकालना है। तो E2A होगा, इन सब में ना एक एक जीरो कट कर लो, ये भी, तो ये हो जाएगा AE2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और डिनोमिनेटर में टोटल आएगा AE1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ AE2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ऊपर जो आएगा AE2 2/10 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज 8/10 और डिनोमिनेटर में भी सेकेंड टर्म यही आएगी 2/10 इंटू 8/10 और फर्स्ट टर्म जो आएगी AE1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब 2/10 इंटू 8/10। सबके नीचे वाले 100 जो है वो हो गए कैंसिल, तो ये हो गया 16/16 प्लस, ये कुछ गलत तो नहीं ले लिया, 2/2 के साथ 8 और यहाँ पे 8 के साथ नहीं, ठीक है, 16 + 16 तो 16/32, आंसर इज 1/2। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बैग 1 में है 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, बैग 2 में है 3 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। पहले ये डाटा लिख लेते हैं। बैग 1 में रेड कितनी है 4, ब्लैक कितनी है 5 एंड टोटल कितनी है 9। और जो दूसरा है बैग 2, उसमें रेड कितनी है 3, ब्लैक आर 6, टोटल 9।
अब क्वेश्चन में लिखा है वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स एंड इट इज फाउंड टू बी रेड। जो इवेंट अक्कर हुआ है वो अक्कर हुआ है कि बॉल इज रेड, बट कौन से बॉल बैग से ड्रॉ हुई है ये नहीं हमें पता। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1। तो E1 ले लेते हैं, बैग 1 इज सिलेक्टेड, और E2 ले लेते हैं, बैग 2 इज सिलेक्टेड। देखो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा तो है नहीं कि दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो अगर नहीं लिखा हो तो दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी। E1 की प्रोबेबिलिटी और E2 की प्रोबेबिलिटी दोनों ही 1/2 होगी। अब ए इवेंट है रेड बॉल इज ड्रॉन, तो E1 मतलब रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1। तो बैग 1 में से रेड बॉल्स हैं 4, तो 4/9 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। E2 का मतलब है रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। बैग 2 में 3 रेड बॉल्स हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/9। अब हमें बेस थ्योरम यूज करके ये फाइंड आउट करना है कि जो रेड बॉल ड्रॉ हुई है वो E1 से ड्रॉ हुई है, बैग 1 से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1A निकालना है। तो ये हो जाएगा E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है 4/9, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज 1/2, और यहाँ पे भी यही आएगा 4/9 इंटू 1/2, और जो दूसरा वाला आएगा वो आएगा 3/9 इंटू 1/2। सबके डिनोमिनेटर्स 18 है, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे बचा 4/4 प्लस 3, तो आंसर इज 4/7। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। कॉइन इज बायस सो दैट हेड इज 3 times एज लाइकली टू अकर एज टेल। पहले तो इसी से लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 3 times प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। फिर उसके बाद लिखा है कॉइन इज टॉस ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, मतलब रैंडम वेरिएबल लेना पड़ेगा। कॉइन को 2 बार टॉस किया है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स, मतलब एक्स को हम लेंगे नंबर ऑफ टेल्स, फिर उसका मीन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो इससे डील करते हैं। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हमेशा 1 होता है, तो ये 3 times प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल है। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे 4 times प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हो जाएगा 1/4। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, क्योंकि 3 times है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। अब हमने कॉइन को जब 2 बार टॉस किया है, तो x जो है वो है नंबर ऑफ टेल्स। तो ऐसे भी हो सकता है ना, किसी में एक बार भी टेल ना आए, या 1 time टेल आए, या 2 times टेल आए। जब x इज इक्वल टू 1 होगा, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी जो x की हो जाएगी, दैट मीन्स दोनों में से कोई भी टेल नहीं है, तो दोनों हेड है। तो PH इंटू PH विच इज़ 3/4 इंटू 3/4 विच इज़ 9/16। जब x इज इक्वल टू 1 होगा, मतलब एक ही टेल होगा, तो एक ही टेल में 2 केसेस हो सकते हैं, या तो फर्स्ट वाले में हेड, दूसरे वाले में टेल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, H इंटरसेक्शन T, और की जगह प्लस T इंटरसेक्शन H, मतलब PH इंटू PT। इंडिपेंडेंट होंगे इवेंट्स, एक का दूसरे से रिलेशन तो है नहीं प्रोबेबिलिटी का, तो H एंड T इंडिपेंडेंट है, वो 2 times आ जाएगा। तो 2 इंटू 3/4 इंटू 1/4 विच इज 6/16। जब x इज इक्वल टू 2 होगा, मतलब दोनों जो है वो टेल होंगे, तो T एंड T, तो वो आएगा 1/4 इंटू 1/4 विच इज़ 1/16। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया, यहाँ पे लेंगे x, यहाँ पे लेंगे px, 0, 1, 2 x की वैल्यूज़ है, तो इसकी वैल्यूज़ है 9/16, 6/16, 1/16। अब हमें मीन निकालना है। मीन जो होगा सम ऑफ xi pxi होगा, मतलब 0 को 9/16 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 इंटू 6/16 प्लस 2 इंटू 1/16। तो फर्स्ट टर्म तो 0 हो गई, ये है 6, ये है 2, 6 प्लस 2 8/16 हो जाएगा, विच इज़ 1/2। तो ये हमारे प्रोबेबिलिटी के सारे 3 मार्कर्स जितने भी 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे, वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोज़, गिव इट अ लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड काइंडली डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।